नमस्कार दोस्तों, यह है आरपीएससी के माध्यम से जो परीक्षा आयोजित की गई थी। इसमें पद का तो नाम नहीं दे रखा है ना, लेकिन ये सब्जेक्ट हिस्ट्री का है। शायद या तो फर्स्ट ग्रेड का है ये स्कूल लेक्चरर का, या फिर ऑप्शन सब्जेक्ट है हिस्ट्री उसका है ये। पता नहीं किस पद के लिए एग्ज़ाम हुई है, लेकिन थर्ड पेपर है ये। तो चलिए हर एक फैक्ट को तथ्य को आराम से समझते हुए याद करते हुए चलते हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर का तो नहीं है हिस्ट्री का, पता नहीं है, क्योंकि ओल्ड क्वेश्चन पेपर होते हैं वो सभी एग्जामों के लिए समान दृष्टि से उपयोगी होते हैं। ठीक है ना, क्योंकि क्वेश्चन फिर आते वही आते रहते हैं। तो हर एक फैक्ट को और तथ्य को आराम से समझते हुए याद करते हुए चलते हैं। और जो बढ़िया यहाँ पर अलग क्वेश्चन लगेगा और वो अपन ने नहीं पढ़ा है तो उसको अपन अच्छी तरह से देख लेंगे, जिससे कि आने वाली आगे की एग्ज़ामों में अपना क्वेश्चन गलत ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं। 75 क्वेश्चन है भाई साहब, नंबर ऑफ क्वेश्चन इन बुकलेट, और वो करने 2.5 घंटे में। निम्नलिखित में से गलत युग्म की पहचान कीजिए। गलत युग्म की मध्य पाषाणकालीन उपकरण चॉपिंग। निम्न से गलत युग्म की पहचान कीजिए। मध्य पाषाणकालीन उपकरण चॉपिंग, ठीक है। मध्य पाषाणकालीन उपकरण चॉपिंग ये गलत है, आई बात समझ में। जबकि निम्न पुरापाषाणकालीन उपकरण चॉपर, मध्य पुरापाषाणकालीन उपकरण बोरर, उच्च पुरापाषाणकालीन उपकरण प्यूरिन। पता नहीं भाई। निम्न मध्य उच्च चॉपर बोर ब्यूरिन। हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से एक रथ की सुंदर कांस्य मूर्ति मिली है? सुंदर कांस्य मूर्ति मिली है देमाबाद। हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से एक रथ की सुंदर कांस्य मूर्ति मिली है? देमाबाद। देमाबाद। कांस्य का रथ मिला है ना। कांस्य मतलब कांसे का, और रथ की सुंदर मूर्ति मिली है देमाबाद में। देमाबाद कहाँ है? देमाबाद गुजरात है। देमाबाद। निम्नलिखित में से कौन सा कथन हड़प्पा सभ्यता के आर्थिक जीवन के संबंध में सत्य नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट द इकोनॉमिक लाइफ ऑफ द हड़प्पा सिविलाइजेशन? आर्थिक जीवन के संबंध में सत्य नहीं है ना। जब देख सत्य नहीं है। हड़प्पा सभ्यता एक कांस्य युगीन सभ्यता है, सही है। लोथल एवं बालाकोट से विकसित सीप उद्योग के प्रमाण मिले हैं। हड़प्पा सभ्यता में वस्तु विनिमय प्रणाली का प्रचलन था, ये तो सही है ना। लोथल एवं बालाकोट से विकसित सीप उद्योग के प्रमाण मिले हैं। ये बताइए विकसित सीप उद्योग के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? लोथल कहाँ है? गुजरात में, ठीक है ना। एवं बालाकोट से। हड़प्पावासी स्वर्ण नहीं मिला था भाई, ठीक। कांस्य तांबा ये प्रचुर मात्रा में मिला था। हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से कुषण पाषाण स्थापित के प्रमाण मिले हैं? हड़प्पा सभ्यता से किस स्थल से कुषण पाषाण स्थापित के प्रमाण मिलते हैं? धौलावीरा। प्रमाण मिलते हैं धौलावीरा।
हड़प्पा सभ्यता से किस स्थल से कुशल पाषाण स्थापत्य के प्रमाण मिलते हैं? कुशल पाषाण स्थापत्य के धोलावीरा। जब ये धोलावीरा कहाँ है? जैसे कि ये अपना भारत है ना, जब ज़्यादातर जो भी ऐतिहासिक खोज वगैरह वो हुई है ना, वो यहाँ हुई है। धोलावीरा, लोथल, कालीबंगा, आहड़, हड़प्पा, ठीक है ना, मोहनजोदड़ो वगैरह वगैरह। कुशल पाषाण स्थापत्य। कुशल पाषाण का मतलब ये है कि जो पत्थर की मूर्ति वगैरह हो वो सफाई से बनाई गई हो। धोलावीरा। निम्न में से किस पदाधिकारी का उल्लेख वेदों में नहीं मिलता? निम्न से किस पदाधिकारी का उल्लेख वेदों में नहीं मिलता? जब इसमें नहीं मिलता। निम्न किस पदाधिकारी का उल्लेख वेदों में नहीं मिलता? अक्षपटलिक। निम्न किस पदाधिकारी का उल्लेख वेदों में नहीं मिलता? अक्षपटलिक। जबकि अक्षवाप, भाग, दूध, संग्रहिता, यहाँ से आएगा क्वेश्चन। संग्रहिता या संग्रहिता का अर्थ क्या है? या फिर संग्रहिता का क्या काम था? संग्रहिता है ना, भाग, दूध, अक्ष, बाप, अक्षपटलिक वेदों में। अक्षपटलिक, अक्षवाप, भागदूध, संग्रहिता, ये शायद बाद का है। अक्षपटलिक वेदों के समय का नहीं है ये नाम। वैदिक काल में सभा एवं समिति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? उत्तर वैदिक काल में सभा एवं समिति पूरी तरह प्रभावहीन हो गई थी। नहीं, पूरी तरह प्रभावहीन नहीं हुई थी। सभा एवं समिति वैदिक काल में विद्यमान प्रजातांत्रिक भावनाओं की प्रतीक थी। सभा समाज के ज्येष्ठ या अत्यंत प्रतिष्ठित व्यक्तियों की संस्था थी। राजा सभा एवं समिति के निर्णयों का सम्मान करता था। सभा एवं समिति वैदिक काल में विद्यमान प्रजातांत्रिक भावनाओं की प्रतीक थी। सभा समाज के ज्येष्ठ या अत्यंत प्रतिष्ठित व्यक्तियों की संस्था थी। वैदिक काल में सभा एवं समिति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? चल इसको साइड में कर दिया है ना। प्रभाव यानी कि इसको इस प्रकार से मान सकते हैं, ये पूरी तरह प्रभावहीन नहीं हुई थी, तो ये सत्य हो जाएगा। राजा सभा एवं समिति के निर्णयों का सम्मान करता था। सभा समाज के ज्येष्ठ या अत्यंत प्रतिष्ठित व्यक्तियों की संस्था थी। सभा एवं समिति वैदिक काल में विद्यमान प्रजातांत्रिक भावनाओं की प्रतीक थी। सभा किनके द्वारा बनती थी? ज्येष्ठ या अत्यंत प्रतिष्ठित व्यक्तियों की सभा। आएगा यहाँ से क्वेश्चन। बताइए सभा या समिति से संबंधित निम्न में कौन से कथन सत्य है? यहाँ पर सम्मिलित कीजिए। सभा और समिति है ना, जब ये ज्येष्ठों से बनी थी सभा, और समिति शायद मध्यम वर्गीय है। महाजन पदों के मध्य हुए संघर्ष में अवंती पर अंतिम विजय किसने प्राप्त की? अवंती।
महाजनपदों के मध्य हुए संघर्ष में अवंती पर अंतिम विजय किसने प्राप्त की? शिशुनाग। हुए अचीव्ड द फाइनल विक्ट्री ओवर अवंती इन द फाइट अमोंगस्ट द महाजनपद? शिशुनाग। बुद्ध की शिक्षाओं के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? बुद्ध ने अंतिम सत्य को आत्मा की संज्ञा दी। बुद्ध ने अंतिम सत्य को आत्मा की संज्ञा दी। बुद्ध की शिक्षाओं के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? बौद्ध धर्म और जैन धर्म कन्फ्यूज करेगा भाई। बुद्ध ने अंतिम सत्य को आत्मा की संज्ञा दी, ये सही नहीं है। तो इसका मतलब बुद्ध आत्मा की बात करते हैं या नहीं करते हैं? शायद नहीं करते। बुद्ध अनित्यवाद के सिद्धांत में विश्वास करते थे। बुद्ध कारणवाद के सिद्धांत में विश्वास करते थे। बुद्ध कर्म एवं पुनर्जन्म के सिद्धांत में विश्वास करते थे। जब जैन धर्म में कर्म एवं पुनर्जन्म के सिद्धांत में विश्वास करते थे, जैन धर्म पता नहीं है। बुद्ध है ना, कर्म एवं पुनर्जन्म। बुद्ध कारणवाद के सिद्धांत में विश्वास करते थे। बुद्ध अनित्यवाद के सिद्धांत में विश्वास करते थे। बुद्ध कारणवाद के सिद्धांत में विश्वास करते थे। बुद्ध कर्म एवं पुनर्जन्म के सिद्धांत में विश्वास करते थे, है ना। कर्म एवं पुनर्जन्म। बुद्ध कारणवाद का मतलब जैसे कि अगर गलत करेगा तो गलत मिलेगा, शायद वो है। बुद्ध अनित्यवाद। नित्यवाद मतलब कि फिक्स है, शुरू से चलता रहा है, वो नहीं। लकीर के फकीर नहीं, वो है अनित्यवाद। मौर्य साम्राज्य के पतन का एक संभावित कारण था राज्य के दूरस्थ प्रांतों में दमनात्मक शासन का प्रचलन। इसकी जानकारी किस स्रोत से मिलती है? दिव्यावधान है भाई। मौर्य साम्राज्य के पतन का एक संभावित कारण था राज्य के दूरस्थ प्रांतों में दमनात्मक शासन का प्रचलन। इसकी जानकारी किस स्रोत से मिलती है? मौर्य साम्राज्य के पतन का एक संभावित कारण था राज्य के दूरस्थ प्रांतों में दमनात्मक शासन का प्रचलन। अब इसमें कौन सा है भाई? ये है दिव्यावधान। मौर्य साम्राज्य के पतन का एक संभावित कारण था राज्य के दूरस्थ प्रांतों में दमनात्मक शासन का प्रचलन। इसकी जानकारी किस स्रोत से मिलती है? दिव्यावधान। राज्य के दूरस्थ प्रांतों में, है ना, दिव्यावधान। निम्नलिखित में से कौन सा कथन मेगास्थनीज के भारत विवरण के संबंध में सही नहीं है? ये नहीं है। मौर्य युग शांति एवं समृद्धि का काल था। लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि था। भारतीय समाज 7 वर्गों में विभक्त था। इनमें कौन सा कथन मेगास्थनीज के भारत विवरण के संबंध में सही नहीं है? मौर्य युग शांति एवं समृद्धि का काल था, सही नहीं है।
मौजूद युग शांति एवं समृद्धि का काल था, सही है। लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि था, सही है। भारतीय समाज 7 वर्गों में विभक्त था, नहीं, ये तो स्पष्ट में दिख रहा है ना। इसको करते हैं अपन। लोरिया नंदनगढ़ स्तंभ, रामपुरवा का स्तंभ, जब सारनाथ स्तंभ। सारनाथ, सारनाथ, सारनाथ से मिला है क्या? सिंह शीर्ष। जब बी में 4 है क्या? बी में 4, बी में 4। मैंने गलत कर दिया यार, ये 4 सिंह मिले थे, देखा नहीं। हाँ सही है। सारनाथ चतुर्सिंह, वो 4 शेरों की मूर्ति है अलग अलग दिशा में, वो बड़ा चतुर्सिंह शीर्ष। लोरिया नंदनगढ़ स्तंभ, सिंह शीर्ष, रामपुरवा का स्तंभ, ये हो गया भाई साहब वृष शीर्ष, सांकिया स्तंभ, ये हो गया हस्ती शीर्ष। दोबारा देख ले। लोरिया नंदनगढ़ स्तंभ से किसकी मूर्ति मिली है? सिंह की। सारनाथ से 4 सिंहों की। रामपुरवा का स्तंभ से, रामपुरवा, 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 रामपुरवा में वे तो वृषशीर्ष। साकीसा स्तंभ, अस्थि शीर्ष, साकीसा स्तंभ, अस्थि शीर्ष। यानी कि हाथी की मूर्ति किससे मिली है? साकीसा से, साकिंसा। लोरिया नंदनगढ़ स्तंभ से, सारनाथ से चतुर्थ, रामपुरवा का स्तंभ से वैसे है ना वृषशीर्ष, और लोरिया नंदनगढ़। ठीक। शुंग काल में राजस्थान में भागवत धर्म के प्रचलन की जानकारी किस अभिलेख से मिलती है? भागवत धर्म किससे संबंधित था? भगवान विष्णु से। के प्रचलन की जानकारी किस अभिलेख से मिलती है? घोसुंडी नगरी का अभिलेख। तो ये बताइए, घोसुंडी का अभिलेख संबंधित था किस वंश से? शुंग काल से। शुंग काल में राजस्थान भागवत धर्म की प्रचलन जानकारी किस अभिलेख से मिलती है? घोसुंडी नगरी अभिलेख। कनिष्क के काल में आयोजित चतुर्थ बौद्ध समिति में किस ग्रंथ की रचना की गई? महावीवासा। कनिष्क के काल में आयोजित चतुर्थ बौद्ध समिति में किस ग्रंथ की रचना की गई? दिव्यावधान, विनयपिटक, महावस्तु। यहाँ पर यह बताइए, विनयपिटक संबंधित था जैन धर्म से, बौद्ध धर्म से। जब दिव्यावधान, विनयपिटक, महावस्तु बौद्ध से है ना। जब चतुर्थ बौद्ध समिति में किस ग्रंथ की रचना हुई? महावीवासा। कनिष्क के काल में आयोजित, ये ऐसे याद किया था, देखा ना, कनिष्क, कनिष्क, कनिष्क चतुर्थ बौद्ध समिति, महावीवासा। चतुर्थ बौद्ध समिति किसके काल में हुई थी? लास्ट की कनिष्क, ये शायद कनिष्क कश्मीर में हुई थी, ठीक है ना। हाँ, कालाशोक शायद अध्यक्ष वगैरह था। कनिष्क के काल में आयोजित चतुर्बौद्ध समिति किस ग्रंथ की रचना की गई? महावीवासा। निम्न में से कौन सा संगम साहित्य का ग्रंथ नहीं है? संगम साहित्य का जब नहीं है, ये नहीं है। अह ना नूरु शिल्पाधिकारम कुरल। अह ना नूरु शिल्पाधिकारम कुरल। इनमें से कौन सा संगम साहित्य का ग्रंथ नहीं है? ये नहीं है भाई। ए ना नूरु शिल्पाधिकारम और कुरल।
निम्नलिखित में से कौन सा संगम साहित्य का ग्रंथ नहीं है? नहीं पता कौन को है, संगम साहित्य का ग्रंथ नहीं है। जबकि अह ना नूरू है, शिल्पाधिकारम है, कुरल है। संगम साहित्य कुरल है, शिल्पाधिकारम है, अह ना नूरू है। अह ना नूरू, शिल्पाधिकारम, कुरल। निम्न में से कौन मनुस्मृति पर लिखी गई अपनी टीका के लिए प्रसिद्ध है? जब मेधातिथि, मेधातिथि, ठीक है ना, मेधातिथि संगम साहित्य का ग्रंथ नहीं है, पर्य पुराणम। जबकि अह ना नूरू है, शिल्पाधिकारम है, कुरल है, ये सब संगम साहित्य से है। कनिष्क के काल में आयोजित चतुर्बोध समिति में किस ग्रंथ की रचना की गई? महाभिभाषा, महाभिभाषा। चतुर्बोध समिति हुई थी कनिष्क के काल में। शुंगान में राजस्थान भागवत धर्म के प्रचलन की जानकारी किस अभिलेख से मिलती है? घोसुंडी नगरी अभिलेख, घोसुंडी नगरी अभिलेख। आई बात समझ में? निम्नलिखित में कौन मनुस्मृति पर लिखी गई अपनी टीका के लिए प्रसिद्ध है? मेधातिथि। निम्न में से गलत युग की पहचान कीजिए। जावालीपुरम, यानी कि ये प्राचीन नाम है जालौर का, जावालीपुरम। पल्ली का पाली, विराटनगर, वैराट। वैराट का प्राचीन नाम है विराटनगर, पाली का पल्ली का, इनमें कोई समस्या नहीं। जालौर, जावालीपुरम जानते हैं ना। निम्न में से गलत युग की पहचान कीजिए। जब इसको साइड में करते हैं, समुद्रगुप्त, पराक्रमांक, चंद्रगुप्त द्वितीय, विक्रमादित्य, ये उपाधि है। नरसिंहगुप्त, वालादित्य। समुद्रगुप्त ने पराक्रमांक की उपाधि धारण करी, चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की, नरसिंहगुप्त ने वालादित्य की। निम्न में से गलत युग की पहचान कीजिए। समुद्रगुप्त पराक्रम, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य, नरसिंहगुप्त वालादित्य। निम्न में से गलत युग्म की पहचान कीजिए। निम्न में से गलत युग्म की पहचान कीजिए। समुद्रगुप्त, पराक्रमांक, तो क्या है ये उपाधि है ना। पराक्रमांक की उपाधि किसने धारण की थी? समुद्रगुप्त ने। पराक्रमांक यानी कि पराक्रमी, पराक्रमी है ना, पराक्रमांक, पराक्रमी समुद्रगुप्त। और विक्रमादित्य की ये तो याद है ना, विक्रमादित्य चंद्रगुप्त द्वितीय सेकंड, और नरसिंहगुप्त वालादित्य, नरसिंहगुप्त वालादित्य, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य, समुद्रगुप्त पराक्रमांक। निम्न में से कौन सा गुप्त काल का मंदिर नहीं है? जो भाई साहब इसकी बात आ रही है ना, नहीं है। जब इसको साइड में करते हैं, देवगढ़ का दस अवतार मंदिर, तिब्बा का विष्णु मंदिर, भूमरा का शिव मंदिर, खजुराहो का कंदेरिया महादेव मंदिर, ये कब का है? शायद ये पता नहीं यार कब का है ना। देवगढ़, तैसे देवगढ़, तैसे दस अवतार मंदिर, और तिगवा का विष्णु मंदिर, तिगवा, वा से विष्णु, और भूमरा शिव। इनमें से कौन सा गुप्त काल का मंदिर नहीं है? देवगढ़ का दस अवतार मंदिर। देवगढ़ में कौन सा मंदिर है? दस अवतार।
तेवा में विष्णु मंदिर, भूमरा में शिव मंदिर। जब तैसे देवगढ़ तैसे 10 अवतार। तिगुबा वा से विष्णु, भूमरा शिव मंदिर, देवगढ़ 10 अवतार, तिगुआ विष्णु और भूमरा शिव मंदिर। फांस खेड़ा ताम्रपत्र के अनुसार हर्षवर्धन किस धर्म का अनुयायी था? शैव धर्म। हर्षवर्धन शैव धर्म। चालुक्य प्रशासन में गामुंड कौन था? चालुक्य प्रशासन में गामुंड था ग्राम अधिकारी। अब है ना, आजकल जो क्वेश्चन आते हैं वो एनसीईआरटी से आते हैं, ठीक है ना, समझ पे आधारित ज़्यादा आते हैं। किताब में से लाइन की लाइन उठा के दे दी जाती है। बताइए निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है या असत्य है? चालुक्य प्रशासन में गामुंड कौन था? ग्राम अधिकारी। ठीक, ग्राम अधिकारी संबंधित था चालुक्य प्रशासन में, ग्राम अधिकारी। निम्नलिखित में गलत युग की पहचान कीजिए। जब निम्नलिखित में से गलत युग्म की पहचान कीजिए। गलत युगों की पहचान कीजिए। धर्मराज रथ, महाबलीपुरम सौर मंदिर, महाबलीपुरम कैलाशनाथ मंदिर कांची। यार विरूपाक्ष मंदिर कहाँ है? पता नहीं भाई। तो धर्मराज रथ कहाँ है? ये मंदिर ही है धर्मराज रथ। ये 5 रथ है, ये पास पास में ही है। सौर मंदिर, महामंदिर व महाबलीपुरम, कैलाशनाथ मंदिर कांची। कांची है कि कोच्चि है? कोच्चि, कांची, कोच्चि, कोच्चि नहीं। धर्मराज रथ महाबलीपुरम, सौर मंदिर महाबलीपुरम, कैलाशनाथ मंदिर कांची। चोलग्राम स्व प्रशासन की 2 प्रमुख इकाइयाँ कौन सी थी और एवं महासभा? चोलग्राम स्व प्रशासन की 2 प्रमुख इकाइयाँ कौन सी थी? और एवं महासभा या और नगरम नाट्यर महासभा, सभा महासभा। चोलग्राम स्व प्रशासन की 2 प्रमुख इकाइयाँ कौन सी थी और एवं महासभा? और एवं महासभा। और धर्मराज रथ महाबलीपुरम, सौर मंदिर महाबलीपुरम, कैलाशनाथ मंदिर कांची। चालुक्य प्रशासन में गामुंड कौन था? ग्राम अधिकारी। वांसखेड़ा ताम्रपत्र के अनुसार हर्षवर्धन किस धर्म का अनुयायी था? शैव धर्म। गुप्तकाल का कौन सा मंदिर नहीं है जबकि है? देवगढ़ का 10 अवतार मंदिर, तिगुआ का विष्णु मंदिर, भूमरा का शिव मंदिर। इनमें से गलतियों को पहचान कीजिए जबकि सत्य है। समुद्रगुप्त पराक्रमांक, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य, नरसिंहगुप्त वालादित्य। इनमें से गलतियों की पहचान कीजिए। जाबालीपुर जालौर, पल्ली का पाली, विराटनगर बैराट। मनुष्य पर तो लिखी गई अपनी टीका के लिए प्रसिद्ध है मेधातिथि। कौन सा संगम साहित्य का ग्रंथ नहीं है जबकि है? अहनारू, शिल्पाधिकारम, कुरल। कनिष्क के काल में आयोजित चतुर्बोध समिति किस ग्रंथ की रचना की गई? महाविभाषा। शुंग काल में राजस्थान में भागवत धर्म के प्रचलन की जानकारी किस अभिलेख से मिलती है? घोसुंडी नगरी अभिलेख। और 4-3-2-1 उल्टा है। लौरिया नंदनगढ़ स्तंभ, सिंह सारनाथ, चतुर्थ श्रामप्रभा, वृषभ सांकीसा अस्थि। निम्न में कौन सा कथन मेगस्थनीज के भारत विवरण के संबंध में सही नहीं है? ये नहीं है। मौर्य युग शांति एवं समृद्धि का काल था। लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि था। भारतीय समाज 7 वर्गों में विभक्त था।
अब कौन सा है? हाँ ये है। चोल ग्राम स्व प्रशासन की दो प्रमुख इकाइयाँ कौन सी थी और एवं महासभा? ठीक। और एवं महासभा। दक्षिण की आबादी निश्चित करने का मोरलैंड ने आधार बनाया था। चोल ग्राम स्व प्रशासन की दो प्रमुख इकाइयाँ कौन सी थी और एवं महासभा? दक्षिण की आबादी निश्चित करने का मोरलैंड ने आधार बनाया। विजयनगर साम्राज्य की सैनिक संख्या। दक्षिण की आबादी निश्चित करने का मोरलैंड ने आधार बनाया। विजयनगर साम्राज्य की सैनिक संख्या। चोलगाम स्व प्रशासन की दो प्रमुख इकाइयाँ कौन सी थी और एवं महासभा? निम्न गलतियों की पहचान कीजिए। विरूपाक्ष मंदिर, ऐहोल। निम्नलिखित में गलत है ना, जबकि सत्य है धर्मराज दत्त महाबलीपुरम, स्वर्ण मंदिर महाबलीपुरम, कैलाशनाथ मंदिर कांची। चोलग्राम स्व प्रशासन की दो प्रमुख इकाइयाँ कौन सी थी और एवं महासभा? दक्षिण की आबादी निश्चित करने का मोरलैंड ने आधार बनाया था। विजयनगर साम्राज्य की सैनिक संख्या। अच्छा। निम्नांकित वंश अलग अलग समय में विजयनगर में राज किया, उनका क्रम है। उनका क्रम है। CAVD। जब सबसे पहले है संगम, फिर सलूब, फिर तुलुब, फिर अरविंदु। संगम, सलूब, से संगम, से सलूब, फिर तुलुब, फिर अरविंदु। संगम, सलूब, तुलुब, अरविंदु। क्या है ये? निम्नांकित वंश विजयनगर में राज किया, उनका क्रम है। विजयनगर में संगम, सुलभ, तुलुब, अरविंदु। ठीक है। प्ले सेट के अनुसार मुगल काल में अश्व, ऊंट, बैल, सूती माल आदि विक्रय करने का निश्चित स्थान कहलाता था नक्श। ये काफ़ी है कंफ्यूज करने के लिए। अश्व, ऊंट, बैल, सूती माल आदि विक्रय करने का नक्श, ये इसके अनुसार है। शिव भक्त नायनार किस जाति के थे? इसमें एक से ज़्यादा ऑप्शन है। ब्राह्मण, दलित, राजपूत। नायनार। यहाँ पर क्वेश्चन गलत पूछा होगा। चित्रकार का नाम जिसको जहांगीर ने नादिर उल असर की उपाधि प्रदान की वह था? चित्रकार का नाम आई बात समझ में? जिसको जहांगीर ने। द नेम ऑफ द पेंटर्स whom जहांगीर vested द टाइटल ऑफ नादिर उल असर वाज। नादिर उल असर की उपाधि प्रदान की वह था मंसूर। अच्छा, नादिर उल असर की उपाधि प्रदान की थी वह था मंसूर। सल्तनतकालीन भारत में निम्नलिखित में किस फसल का उत्पादन नहीं होता था? सल्तनतकालीन भारत में निम्नलिखित में किस फसल का उत्पादन नहीं होता था? तंबाकू। सल्तनतकालीन भारत में निम्नलिखित में किस फसल का उत्पादन नहीं होता था? जबकि सल्तनतकालीन की बात आ रही है ना, नील,
अफीम, कपास। दिल्ली सल्तनत, दिल्ली सल्तनत, तो इसका मतलब उस समय कौन? बाबर हैं? दिल्ली सल्तनत। नील, अफीम, कपास, तंबाकू नहीं है ना। निम्न किसे दिल्ली सुल्तान ने फसलों को बदल बदल कर उगाने की पद्धति प्रारंभ की? मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक। दिल्ली सुल्तान ने, मोहम्मद बिन तुगलक। संतल काल में फवाजिल का अभिप्राय था राज्य को प्रेषित अधिशेष राजस्व यानी कि द सरप्लस रेवेन्यू रेमिटेड टू द स्टेट, द सरप्लस रेवेन्यू रेमिटेड टू द स्टेट, राज्य को प्रेषित अधिशेष राजस्व। संतलत काल में फवाजिल का अभिप्राय था, फवाजिल का अभिप्राय था राज्य को प्रेषित अधिशेष राजस्व। इंग्लिश देखें इसकी, है ना। द सरप्लस रेवेन्यू रेमिटेड टू द स्टेट, फवाजिल, फवाजिल। संतलत काल। दिल्ली सल्तनत के दौरान सीधे राज की सेवा में रहने वाली सेना कहलाती थी। राज की सेवा में, है ना, यानी कि रेगुलर। आई समझ में? जब सीधे की बात कर रहा है। अस्म एक कस्म, हक ए सर्व था सिंचाई कर, हक ए सर्व था सिंचाई कर, हक ए सर्व सिंचाई कर। और दिल्ली सल्तनत दौरान सीधे राज की सेवा में रहने वाली सेना हस्म एक कस्म, शानदार, है ना। और फवाजिल राज्य को प्रेषित अधिशेष राजस्व रेवेन्यू, फसलों को बदल मोहम्मद बिन तुगलक। और सल्तनत काल भारत में किस फसल का उत्पादन नहीं होता था? तंबाकू का, जबकि नील है, अफीम है और कपास है। तंबाकू नहीं थी भाई। चित्रकार का नाम जिसको जहांगीर ने नादिर उल असर की उपाधि प्रदान की वह था मंसूर। ठीक, यहाँ थे वर्ण आगे सर्व सिंचाई कर। निम्न में से किस सूफी संत ने वहादत उल शहूद का सिद्धांत प्रतिपादित किया था? शेख अहमद सरहिंदी। निम्न में से किस सूफी संत ने वहादत उल शहूद का सिद्धांत प्रतिपादित किया था? शेख अहमद सरहिंदी। निम्न में से किस सूफी संत ने, आई बात समझ में, वहादत उल शहूद, उर्दू भाषा है, उर्दू का शब्द है। हु अमोंग द फॉलोइंग सब संत एडवोकेट द थ्योरी ऑफ वहादत उल शहूद का सिद्धांत प्रतिपादित किया था? शेख अहमद सरहिंदी। सूफी संत ने शेख अहमद सरहिंदी। यार ये याद हो जब चार बैठे सिस्टम, जब वहादत उल शहूद शेख अहमद सरहिंदी। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग सही सम्मिलित नहीं है? जब भाई देख, इसको साइड में करते हैं। अब्बास खां सारवानी, तारिक शेरशाही, गुलबदन बेगम, हुमायूं नवा, अब्दुल कादिर बंदानी, मुत्तवक उत्तबारिक। ठीक,
निम्न में से कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है? इसको हटाते हैं। अब्बास खा सारवानी, है ना, सारवानी तारीख शेरशाही ग्रंथ है और ये लेखक हैं। गुलबदन बेगम, है ना, गुलबदन बेगम हुमायूं नामा। फिर अब्दुल कादिर बंदायूनी मुंतखब उत तवारीख। जब गुलबदन बेगम हुमायूं नामा, ठीक है। अब्दुल कादिर बंदायूनी, अब्दुल कादिर बंदायूनी मुंतखब उत तवारीख, मुंतखब उत तवारीख यानी कि तारीख। तारीख को पहले सही तरीके से यही बोला जाता, तवारीख, तवारीख, ठीक है। अब्बास का सारवानी, देख सारवानी शेरशाह है, सारवानी शेरशाह है। अब्बास का शेरवानी शेरशाही। इसके बाद में गुलबदन बेगम हुमायूं नामा, अब्दुल कादिर बंदायूनी तवारीख। आगे चलते हैं। अब्दुल हमीद लाहौरी, इसका पता नहीं है। 7वीं शताब्दी के दौरान नील उत्पादन के लिए निम्न में से कौन सा नगर प्रसिद्ध था? अब 17वीं शताब्दी का मतलब है 16वीं चल रही है, जैसे 1680, 1670 या फिर 1675 वगैरह। कौन सा नगर प्रसिद्ध था नील के लिए? सरखेज, बालासोर, लाहौर, कालपी। कालपी कहाँ था भाई? कालपी, कालपी, है ना, सरखेज। महजर नामक दस्तावेज का पाठ जिसके माध्यम से अकबर ने धार्मिक मामलों में सर्वोपरि निर्णय की भूमिका ग्रहण की थी, निम्न किस ग्रंथ में मिलता है? महजर, ये मिलता है भाई साहब मुंतखब उत तवारीख, मुंतखब उत तवारीख। अब ये बात तो तेरी सही है ना, मान लिया अपन ने कि भाई मुंतखब उत तवारीख का ना महजर और अकबर से संबंधित है, लेकिन इसका लेखक कौन था मुंतखब उत तवारीख का? बंदायूनी। अकबर के शासनकाल में कौन सा लेखक हुआ था? बंदायूनी, ठीक। किस ग्रंथ में मिलता है? मुंतखब उत तवारीख। इसके बाद में कभी भी कोई भी शासक इतना दयालु, सहानुभूति रखने वाला और विद्वानों तथा वृद्धों के प्रति श्रद्धालु नहीं हुआ जो अपने समय के प्रयासों से साम्राज्य के शीर्ष पर पहुंचा हो। मनादो सिराज का यह कथन निम्न इसके सुल्तान के बारे में है। इल्तुतमिश, किसका कथन है? मनादो सिराज। कभी भी कोई भी शासक इतना दयालु, सहानुभूति रखने वाला और विद्वानों तथा वृद्धों के प्रति श्रद्धालु नहीं हुआ जो अपने स्वयं के प्रयासों से साम्राज्य के शीर्ष पर पहुंचा। ओह, इल्तुतमिश का कथन है, इल्तुतमिश के लिए है। कथन किसका है? मनादो सिराज का। शेरशाह सूरी द्वारा उपज का 1/4 भाग भूमि कर के रूप में लिया जाता था, 1/4, है ना, मुल्तान में, मुल्तान में। फिर निम्न में से कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है? जब देख नहीं है, अब नहीं है ना, तो इसका मतलब चल इसको हटा देते हैं। एकता का मतलब है नागरिक एवं सैनिक सेवा के लिए दिए जाने वाला राजस्व अनुदान, है ना, राजस्व अनुदान, एकता। और खालिसा यह धार्मिक भूमि होती है। मुगल सम्राट सीधे प्रशासनिक अधिकार में, मुगल सम्राट के सीधे प्रशासनिक अधिकार में आने वाली भूमि, खालिसा, खालसा, खालसा, खालिसा अलग है या फिर एक है? खालिसा या फिर खालसा, है ना, खालिसा। मदद मास धार्मिक कार्यों के लिए दी जाने वाली जागीर, ये तो पता है, मदद मास। और खालिसा सम्राट के सीधे प्रशासनिक अधिकार में, एकता दिया जाने वाला राजस्व अनुदान। नागरिक, नागरिक भी आ रहे हैं इसमें, नागरिक एवं सैनिक सेवा के लिए, एकता, खालिसा, मदद मास। निम्न में से कौन सा अधिकारी अलाउद्दीन खलजी की बाजार नियंत्रण प्रणाली से संबंधित नहीं था? जब ये नहीं था भाई, सूरत ए मामलिक, शायद ये
धार्मिक धार्मिक मामलों का अधिकारी होता था ममालिक, जबकि शाहना ए मंडी, दीवान ए रियासत, फरीद ए मंडी, शाहन मंडी, दीवान ए रियासत, फरीद ए मंडी। कौन सा अधिकारी अलाउद्दीन खलजी की बाजार नियंत्रण प्रणाली से संबंधित नहीं था? शाहना ए मंडी है, दीवान ए रियासत है, फरीद ए मंडी है। शाहना ए मंडी, फरीद ए मंडी, दीवान ए रियासत, ये थोड़ा बहुत अटपटा सा लग रहा है। दीवान ए रियासत, शाहन मंडी, दीवान ए रियासत, फरीद ए मंडी। मुंसरी के मामले किससे संबंधित था? पता नहीं है। दिल्ली संतुलन के दौरान भू राजस्व अनुदान को कहा जाता था। अब ये डिलीट कर दिया भाई, जब ये शायद इसमें एक से ज़्यादा आंसर है। भू राजस्व अनुदान को कहा जाता था। जागीर, भू राजस्व अनुदान को कहा जाता था। जब इसमें देख जागीर भी आती है, एकता भी आती है, मिल्क भी आती है, शायद कन्फर्म नहीं है, देख नेगेटिव जाएगा। 1663 ईस्वी में औरंगजेब के आदेश पर कुछ मुस्लिम विद्वानों द्वारा संकलित फतवा ए आलमगीरी था। धार्मिक विनियमों, ईस्वी में औरंगजेब के आदेश पर कुछ मुस्लिम विद्वानों द्वारा, औरंगजेब के आदेश पर है ना, फतवा ए आलमगीरी था। 1663 की बात है। किससे संबंधित है? औरंगजेब से। फतवा ए आलमगीरी किस समय किस शासक से संबंधित है, या फिर समकालीन था, या फिर किसके द्वारा लिखा गया था? फतवा ए आलमगीरी है ना, औरंगजेब के काल के टाइम में 1663 की बात है। 1663। धार्मिक विनियमों का संग्रह। आगे चलते हैं। निम्न में से कौन सा एक युग सही सम्मिलित नहीं है? चल इसको हटा देते हैं ना। रामानुज, यानी कि रामानुज में राम आ रहा है, राम भगवान है ना, तो राम आ रहा है तो इसका मतलब राम भगवान विशिष्ट आदमी थे है ना, तो विशिष्टाद्वैत, ठीक भाई, विशिष्टाद्वैत। फिर वल्लभाचार्य आ रहा है ना, वल्लभाचार्य यानी शुद्धता द्वैत है ना, वल्लभाचार्य यानी कि शुद्ध आदमी थे भाई, कर्म वचन मन से हैं, शुद्धा द्वैत वल्लभाचार्य। निम्बार्क द्वैताद्वैत, तब दोबारा देख, रामानुज विशिष्टाद्वैत है ना, वल्लभाचार्य शुद्ध है ना, शुद्ध। ये द्वैत तो सबन में ही है, उससे कोई समस्या नहीं है। विशिष्ट, शुद्ध और द्वैता, द्वैता यानी कि नीम सबको निमोड़ दे रहा है यानी कि द्वैता। रामानुज विशिष्टाद्वैत, वल्लभाचार्य शुद्धताद्वैत और निम्बार्क द्वैताद्वैत। 7वीं शताब्दी के दौरान उत्पन्न कृषि संकट का निम्न में कौन सा कारण था? 7वीं शताब्दी का ना, इसमें एक से ज़्यादा आंसर है। प्राकृतिक विपदाएं, जागृत प्रथा की अंतर्निहित दुर्बलताएं, ये मान सकते हैं अपन। प्रशासनिक विफलता भी मान सकते हैं। मौद्रिक उतार चढ़ाव और प्राकृतिक विपदाएं, एक से ज़्यादा आंसर है इसमें, यहाँ पर ये सभी है। वांडीवास का युद्ध कब हुआ? ये हुआ भाई 1760 में। अच्छा, तो ज़्यादा प्राचीन नहीं है, ये अभी का है ना, 1760। 1795 में या फिर शायद 1700,
बांडीवास का युद्ध कब हुआ? 1760। जो कैमरी का मंदिर की स्थापना हुई थी 1765 में, या फिर 95, कुछ ऐसे है, ठीक है ना, 1760। भारत में सर्वप्रथम प्रकाशित होने वाला समाचार पत्र था बंगाल, ठीक है ना, बंगाल देखे मित्र। फिर निम्नलिखित में से गलत यूम की पहचान कीजिए, जब इसको हटा देते हैं। आर सी दत्त, इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया। दादा भाई नौरोजी, पावर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया। महात्मा गांधी, हिंद स्वराज। ये याद है। आर सी दत्त का पता नहीं है। इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया। और डी आर गाडगिल के द्वारा, ये गलत है, लेकिन अपन इसको गलत नहीं करते क्योंकि अपन पे आता है नहीं है कि यार ये तो होगा यार, अटपटा सा नाम है तो चल भी होगा, लेकिन ये है नहीं है। तो आर सी दत्त, इकोनॉमिक, दादा भाई नौरोजी, पावर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया, हिंद स्वराज। याद है ये तो। 1922 ईस्वी में भील सेवा मंडल की स्थापना किसने की थी? अमृतलाल विठलदास ठक्कर। भील सेवा मंडल 1922, अमृतलाल विठलदास ठक्कर। देवबंद आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? अंग्रेजी शिक्षा का विरोध। अंग्रेजी शिक्षा का विरोध। देवबंद आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? मुस्लिमों का आधुनिकीकरण, ब्रिटिश सरकार के साथ सहयोग, ईसाईयत में सुधार। नहीं, अंग्रेजी शिक्षा का विरोध था भाई, देवबंद आंदोलन। व्हाट वाज द मेन प्रोसेस ऑफ द देवबंद मूवमेंट? सुभाष चंद्र बोस की आत्मकथा का शीर्षक क्या था? ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन इंडियन पिलग्रम। ऑफ एन इंडियन पिलग्रम। ऑटोग्राफी ऑफ ए फ्रीडम फाइटर, इंडियन सोल्जर, इंडियन रेवोल्यूशनरी। ये सब लुभावनी ऑप्शन है। ऑफ एन इंडियन पिलग्रिम। उन्नीस सौ 7 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की, नहीं ये तो याद है, सूरत तय 7 तय। राष्ट्रीय कांग्रेस के सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? रासबिहारी घोष। घोष है, रासबिहारी घोष, रासबिहारी घोष। अब इसको करते हैं अपन ना, दिखाने हो जाता है तो भाई सन्यासी विद्रोह है, यहाँ पर कोल विद्रोह, संताल विद्रोह, मोपला विद्रोह, कोई सा भी याद है कैसे? कोई सा भी याद? शायद सबसे पहले सन्यासी विद्रोह करें क्या? और ये 1921 तो लास्ट का है, तो इसमें किसको मान सकते हैं अपन? 1921 में यार संताल करें क्या? नहीं पता यार। सन्यासी विद्रोह में अपन कर रहे हैं, चल दो ए में दो, हाँ ए में दो है ना। जब इसमें और इसमें कंफ्यूजन होता अपने, ये दो तो हटा दिया अपन ने। 2 4 1 3, 2 4 1 3, जब इसका मतलब है 2 4 फिर 1 और 3। सन्यासी विद्रोह 1760। सन्यासी विद्रोह 1760। कोल विद्रोह 1831-32। सन्यासी विद्रोह इसके बाद में कौन सा हुआ है? कोल विद्रोह 1831 से 32। कहाँ हुआ था ये कोल? ये शायद बंगाल में हैं। ये सब याद होना चाहिए भाई, कौन सी घटना कब घटित हुई थी, कौन सा युद्ध कब
किसके साथ हुआ था, किसने किसके साथ संधि की थी, ठीक है ना, कौन सा विद्रोह कब किसके हुआ था, यहाँ पर क्रमबद्ध व्यवस्थित की चीज़ यहाँ पर अवरोही। जब अगर ये याद हो जाए ना तो फिर अपन कैसे भी वो किसी प्रकार से पूछ ले उन सबको अपन कर सकते हैं। तो ये याद तो होना ही चाहिए, ये मेन चीज़ है। संताल विद्रोह 1760, कोल 3132, सन्यासी, कोल और संताल 1855-56 और मोपला 1921। मोपला सबसे लास्ट में हुआ था 1921। जब सन्यासी है ना, सन्यासी 1760। अब कोल अभी पढ़ा था, देख अभी पढ़ा था और अभी नहीं कर सकते अपन। सन्यासी 1760, मोपला सबसे लास्ट में है ना। संथाल और कोल में संथाल में कंफ्यूज है। कोल में क्या है, कोल है ना 2 4 1 3 2 4, संताल है भाई 55-56 में, यानी कि सन्यासी 1760, कोल 3132। कोल है पहले है ना, संताल बाद में है और मोपला इसके बाद में है। जब सबसे पहले सन्यासी, वैसे नाम से ही पता चल रहा है। कोल का हो गया 3132 1800, संताल का हो गया 55-56, संताल मोपला 1921। कौन सा सुधारक विधवा पुनर्विवाह का प्रबल समर्थक था? ईश्वरचंद विद्यासागर। ये ऐसे याद किया था ना भाई, विधवा में भी आ रहा है तो विद्यासागर। 18 किसने 1857 के विद्रोह को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संघर्ष कहा था? ये विनायक दामोदर सावरकर है, वीडी सावरकर। प्रथम स्वतंत्रता संघर्ष। निम्न में कौन लोक हितवादी के रूप में प्रसिद्ध था? गोपाल हरि देशमुख। वैसा नाम वैसा काम, गोपाल हरि देशमुख। ईश्वरचंद्र विद्यासागर पे मत जाना भैया, ये क्या पढ़ा था अभी अपन ने? ईश्वरचंद्र विद्यासागर तो बी से बी विधवा विवाह है। विनायक दामोदर सावरकर है, ये गोपाल हरि देशमुख लोक हितवादी। किस अधिनियम द्वारा भारत में दास प्रथा समाप्त कर दी गई? 1833 है। किस अधिनियम द्वारा भारत में दास प्रथा समाप्त कर दी गई? दास प्रथा समाप्त कर दी गई 1833। चल ठीक है ना, मान ली तेरी बात। जब देख 1829 में तो सती प्रथा समाप्त की गई थी और 1858 का अधिनियम तो उससे संबंधित है। किससे? कि वो है ना वो, अरे यार था वो ब्रिटेन और उसके, यानी कि ब्रिटेन ने सीधे नियंत्रण में ले लिया था उनका शासन भारतीय रियासतों का। और 1843 का अधिनियम ये पता नहीं है। जब 1829 का अधिनियम, 1843 का अधिनियम, 1858 का अधिनियम। सती प्रथा है ये, इसका पता नहीं आ रहा है ना। और ये वो है क्राउन के अंडर में आ गए सीधे अपन। दास प्रथा समाप्त कर दी गई 33 में। निम्न में से गलत युग की पहचान कीजिए। चल इसको शहर में करते हैं। रैतवाड़ी बंदोबस्त मद्रास में, स्थायी बंदोबस्त बंगाल में, महलवाड़ी बंदोबस्त उत्तरी पश्चिमी प्रांत में। उत्तरी पश्चिमी प्रांत में मतलब उत्तर और पश्चिम प्रांत में, जो शायद ये वाला एरिया है, ये शायद उत्तर पश्चिम प्रांत। ठीक। रैयतवाड़ी ये मद्रास में है ना। स्थाई ये बंगाल में है और महलवाड़ी ये उत्तर पश्चिम प्रांत में। ये आता है इनसे बार क्वेश्चन। रैयतवाड़ी मद्रास, स्थाई बंगाल, यानी कि स्थाई हो गया बंगाल में।
महलवाड़ी, उत्तर पश्चिम। और इनसे क्वेश्चन भी आते हैं, बताइए निम्नलिखित में से कौन सा कथन रेतवाड़ी से संबंधित है या फिर अस्थायी बंदोबस्त से गलत है। ठीक, ऐसे भी आता है, रेतवाड़ी, अस्थायी, महलवाड़ी। इसको करते हैं अपन, दिखाने क्या होता है। लॉर्ड बेंटिंक, लॉर्ड बेंटिंक, विलियम बेंटिंक, जब इसने किया था सती पर प्रतिबंध, सती प्रथा पर। लॉर्ड डलहौजी, जब, सुन मेरी बात, लॉर्ड डलहौजी को क्या करें, स्थानीय स्वशासन। रिपन, रिपन का हो गया ये स्थानीय स्वशासन। और ये कर्जन था ना, ये हरामी आदमी था, कर्जन और डलहौजी। जब डलहौजी में तो था व्यक्तिगत का सिद्धांत कि यानी सब अपन में ही मिलेगा, आई समझ में, सबका विलीनीकरण होगा। और लॉर्ड कर्जन, ये हो गया बंगाल का विभाजन। नहीं नहीं नहीं, कोई दिक्कत थोड़ी है, हैं भाई। देख पेंटिंग तो इसमें कोई शक नहीं है। अब डलहौजी का है, डलहौजी ने बंगाल विभाजन नहीं किया था, आई बात समझ में। ये वक़्त का सिद्धांत है। रिपन का स्थानीय प्रशासन, क्योंकि ये शानदार आदमी था रिपन, लेकिन कर्जन हरामी था, तो ये बंगाल का विभाजन, यही होना चाहिए भाई। 3-4-2-1, 3-4-2-1, 3-4-2-1। लॉर्ड बेंटिंक, सती पर प्रतिबंध, सती पर प्रतिबंध। डलहौजी, सही है ना, बिल्कुल बात है। रिपन स्थानीय और लॉर्ड कर्जन विभाजन। निम्नलिखित में कौन गदर पार्टी से संबंधित नहीं था। श्याम जी कृष्ण वर्मा, ये गदर से नहीं थे, हैं, गदर से नहीं थे यार, ये उनको तो लग रहा है कि ये थे। जबकि लाला हरदयाल और गणेश विष्णु पिंगले करतार सिंह, आई बात समझ में, ये तीनों थे। लाला हरदयाल, गणेश विष्णु पिंगले, करतार सिंह। श्याम जी कृष्ण वर्मा ये भी संबंधित है, लेकिन ये कोई और संगठन से है, पागल बनाने के लिए दिया है, आ नहीं रहा है वो संगठन वगैरह, याद आ जाएगा है कोई क्वेश्चन में। 1930 के दशक में किसने बिहार में किसान आंदोलन का नेतृत्व किया। स्वामी सहजानंद। ठीक है भाई, 1930 स्वामी सहजानंद। गांधी जी की महात्मा की उपाधि, गांधी जी को रविंद्रनाथ टैगोर, महात्मा की उपाधि किसने दी थी, रविंद्रनाथ टैगोर। निम्नलिखित में से पहली घटना कौन सी थी। जब ये क्रम भी पूछता है इसका कि निम्नलिखित को काल के अनुसार विभाजित कीजिए, तो रोलेट सत्याग्रह, तो इसको क्या कहें, 1919 बोल दें, रोलेट सत्याग्रह। चोरी चोरा कांड, ये 1922 है, अशोक आंदोलन के समय तो हुआ था ये। और ये बारदोली सत्याग्रह है, ये शायद ये कन्फर्म नहीं है, शायद 27-28 का कोई कांड, इन दोनों को पता नहीं है, रोलेट सत्याग्रह और चोरी चोरा कांड। गुलामगिरी नामक पुस्तक का लेखक कौन था। ज्योतिबा फुले। गुलामगिरी, ज्योतिबा फुले, शानदार आदमी, शानदार कृति, गुलामगिरी, ज्योतिबा फुले। निम्न में से कौन खिलाफत समिति में नहीं था। खिलाफत समिति, खिलाफत समिति इंग्लिश में क्या बोलते हैं, नहीं कोई है, खिलाफत कमेटी। जब इसको हटा देते हैं, है ना, हसरत मोहानी, मौलाना शौकत अली, हकीम अजमल खां। ये याद नहीं है भाई, खिलाफत समिति में नहीं था। निम्नलिखित में कौन खिलाफत समिति में नहीं था। जब नहीं था, जब ये नहीं था, हसरत मोहानी, मौलाना शौकत अली,
हकीम अजमल खां। निम्नलिखित में कौन खिलाफत समिति में नहीं था? जब वे ऐसे करते हैं, सुन मेरी बात, ये याद करना तो पड़ेगा भाई। हसरत मोहानी है ना, मोहानी भी खिलाफत में थे, और मौलाना शौकत अली और हकीम अजमल खां। ये खिलाफत समिति वही तो है जो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद द्वारा बनाई गई थी, कुछ ऐसे ही है। पढ़ेंगे ना एक बार तो आ जाएगी सूरत। हसरत मोहानी खिलाफत समिति में, मौलाना शौकत अली खिलाफत समिति में, हकीम अजमल खां खिलाफत समिति में। हसरत मोहानी, मौलाना शौकत अली, हकीम अजमल खां। बंगाल में एशियाटिक सोसाइटी का संस्थापक कौन था? सर विलियम जोन्स। ठीक है। किसने 1936 में इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना की? बी आर अम्बेडकर। बढ़िया क्वेश्चन है भाई। इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की 1936 में किसने स्थापना की? बी आर अम्बेडकर। इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी 1936 में किसने स्थापना की? बी आर अम्बेडकर। बी आर अम्बेडकर। धर्म सुधार आंदोलन का प्रारंभ किस देश से हुआ? जर्मनी। इटली मत कर देना, फ्रांस भी नहीं है, जर्मनी। रेफोर्समेंट विंग कंट्रीटेड द इन विच द कंट्रीटेड द रेफोर्समेंट विंग। जर्मनी में वाइमर संविधान, ये वर्ड हिस्ट्री आ गई। वाइमर संविधान किस वर्ष में लागू किया गया था? 1919 में। 1919 में वाइमर संविधान किस वर्ष में लागू किया था? 1919। वर्ड हिस्ट्री पढ़नी पड़ेगी भाई। धर्म सुधार आंदोलन प्रारंभ किस देश में? जर्मनी में। वाइमर संविधान 1919। मुसोलिनी ने अपनी काली कमीज वाली सेना के साथ प्रसिद्ध रोम मार्च कब प्रारंभ किया? मुसोलिनी, हिटलर अलग अलग हैं। मुसोलिनी जब ये ऐसे याद किया था ना, देख, इटली से संबंधित है मुसोलिनी, ली से ली, इटली मुसोलिनी, और हिटलर जर्मनी, ऐसे याद किया था, और अब भी नहीं भूले इसको। मुसोलिनी ने अपनी काली कमीज वाली सेना, और रेड वाली सेना है ना, वो किसकी है? हिटलर की। काली कमीज मुसोलिनी की है, इटली की। ठीक के साथ प्रसिद्ध रोम मार्च का प्रारंभ किया? अक्टूबर 27, 1922। उत्तमासा अंतरिक्ष कैप ऑफ गुड होप की खोज किसने की? बार्थोलोम्यू डियाज। उत्तमासा अंतरिक्ष कैप ऑफ गुड होप की खोज किसने की? बार्थोलोम्यू डियाज। कैप ऑफ गुड होप। फिर जेसुइट संघ संस्था की स्थापना की गया था? इग्नेशियस लोयास। जेसुइट संघ संस्था की स्थापना की थी, वह था इग्नेशियस लोयोला। जेसुइट संघ पढ़ा यार, लेकिन याद नहीं आ रहा। जेसुइट संघ इग्नेशियस लोयोला। और कैप ऑफ गुड होप की खोज किसने? बार्थोलोम्यू डियाज। वास्को डी गामा, कोलंबस अलग अलग है। वास्को डी गामा ने किसकी खोज की थी? बता। और कोलंबस भारत के तट पर कौन आया था? वास्को डी गामा आया था।
उत्तमाशा अंतरिक बार्थोलोम्यू डियाज। जेसुइट संघ की स्थापना की थी वह था इग्नेशियस लोयोला। ये 2933 है। आर्थिक मंदी का प्रभावशाली काल था 2933। अनुसंधान का प्रथम सोपान क्या होना चाहिए? समस्या का चयन। सही बात है। सिलेक्शन ऑफ ए प्रॉब्लम। अब समस्या का ही पता नहीं चल रहा है तो फिर बाद में रणनीति कैसे बनेगी? सिलेक्शन ऑफ ए प्रॉब्लम। निम्नलिखित में कौन वैधानिक इतिहास का अंग नहीं है? जब भाई साहब मौलिक अधिकार नहीं है और न्यायपालिका शक्तियाँ। तो वैधानिक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द पार्ट ऑफ ए कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री? मौलिक अधिकार और न्यायपालिका की शक्तियाँ, जबकि ये तो है नहीं है। दो देशों को मध्य संधियाँ, ये नहीं है। सही है। कार्यपालिका के कार्य भी है। किसी भी ऐतिहासिक शोध कार्य की मुख्य विशेषता है वस्तुनिष्ठता। ठीक, ये हो गया भाई पेपर। अब अगला आ रहा है सेट का ही आ रहा है, सेट का आ रहा है पेपर। ठीक है ना, सेट का 2013-14 का हिस्ट्री का, इसको पढ़ेंगे अगले में। इसमें क्वेश्चन कितने आ रहे हैं? 50। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो में। धन्यवाद।